नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राज स्टडी ऑफिशियल वाईटी में। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा सेट पर बात करने वाले हैं। हमारे पास 2026 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जैसे यूपी पुलिस, लेखपाल और होमगार्ड जैसी परीक्षाओं के नोट्स। लेकिन हमारा मिशन यहाँ सिर्फ इन फैक्ट्स को रटना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, रटने से कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। हम इन डेटा पॉइंट्स को एक डिजिटल मैप की तरह यूज करेंगे। मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, इसके साथ साथ ये समझना कि वो क्यों हो रहा है। हाँ, और जब हम अलग अलग टुकड़ों को जोड़ते हैं ना, तो हमें शासन, तकनीक, कूटनीति, इन सब में आ रहे बदलावों की एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखती है। ये जानकारी सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। सही कहा। मतलब ये दुनिया भर में भारत की बदलती स्थिति को समझने का एक बहुत बढ़िया लेंस है। तो चलिए इसी लेंस से अपना पहला टॉपिक देखते हैं। ये सीधे हमारे शासन की मानसिकता से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर है। लखनऊ में जो राजभवन था, उसका नाम बदलकर अब जन भवन कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, और जो पीएमओ है यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, उसका नया नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। मुझे भी यही लगा। मतलब ये वीआईपी कल्चर या जो एक औपनिवेशिक संस्कृति थी, उस पर सीधा प्रहार लगता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ इमारतों के नाम बदल देने से सच में कोई बदलाव आता है? देखो, इसे सिर्फ एक बोर्ड बदलने की तरह देखना गलत होगा। शब्दों का जो मनोविज्ञान होता है ना, वो देश की सामूहिक चेतना पे बहुत गहरा असर डालता है। मतलब माइंडसेट बदलता है। बिल्कुल। अब राजभवन शब्द को ही ले लो, इसमें राज का मतलब है शासन करना। तो ये फील देता है कि अंदर बैठे लोग शासक हैं और बाहर की जनता शासित है। हाँ, वो अंग्रेजों वाले जमाने भी फीलिंग। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप इसे जन भवन कहते हैं, तो ये लोकतंत्र का सीधा संदेश है। मतलब सत्ता का असली केंद्र जनता है। और सेवा तीर्थ भी यही बताता है कि वो जगह हुक्म चलाने की नहीं, बल्कि सेवा करने की है। ये एक बॉटम अप अप्रोच है। ये वैचारिक बदलाव कागज पर तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? अगर हम इस सांस्कृतिक जीत को असल आर्थिक आंकड़ों के साथ रखकर देखें, जैसे हालिया रैंकिंग्स देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में हम 76वें स्थान पर हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत 16वें स्थान पर है। और सबसे बड़ा डेटा, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। आओ, तीसरा नंबर? हाँ, लेकिन इसके ठीक विपरीत एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में हम आज भी 6वें स्थान पर हैं। अच्छा, ये एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? मतलब एक तरफ हम महाशक्ति बनने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम मैन्युफैक्चरिंग में चीन और जापान से पीछे हैं, आज भी आयात पर निर्भर है। क्या ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है, वो ये है कि पावर और प्रोडक्शन के बीच का ये अंतर हमें हमारी असली ताकत और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों एक साथ दिखाता है। कैसे? देखो, एशिया पावर इंडेक्स में जो हमारा तीसरा स्थान है, उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो हमारी विशाल युवा आबादी, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा हमारी सैन्य ताकत। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में 6वां स्थान ये बताता है कि सिर्फ युवाओं की भीड़ होना काफी नहीं है। मतलब ऊर्जा तो है हमारे पास, लेकिन उसे सही दिशा में मुड़ा नहीं गया है। एकदम सही। उन युवाओं के हाथों में काम होना चाहिए। जब तक हम अपनी फैक्ट्रियों का आकार नहीं बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन स्केल को वर्ल्ड क्लास नहीं करेंगे, तब तक हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। तो मतलब संतुलन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कारखाने लगाना और उत्पादन बढ़ाना एक अनिवार्य जरूरत है। चलिए, आर्थिक मोर्चे की चुनौतियां तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर हम इस मैन्युफैक्चरिंग की कमजोरी से आगे बढ़कर अपनी सुरक्षा और सैन्य ताकत को देखें, तो वहाँ एक अलग ही गति है। हाँ, हमारी सेना बहुत एक्टिव है अभी। मतलब ये किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म जैसा लगता है। एक ही समय में कितने अलग अलग ऑपरेशंस चल रहे हैं। जैसे झारखंड के घने जंगलों में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मेगाबुरू चल रहा है। उधर उत्तराखंड में नेपाल के साथ सूर्य किरण अभ्यास हो रहा है। मलेशिया के साथ हरिमाऊ शक्ति चल रहा है। और अबू धाबी में डेजर्ट साइक्लोन। ये सैन्य ऑपरेशंस की विविधता ना किसी भी देश की रणनीतिक गहराई को दिखाती है। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इनके वातावरण को देखकर होती है। मतलब सोचिए, एक सैनिक झारखंड के उस जंगल में है जहां 10 कदम दूर कुछ नहीं दिखता। हाँ, दलदल और उमस भरा माहौल। एग्जैक्टली। वहां छिपने की रणनीति एकदम अलग है। और वही सेना कुछ समय बाद अबू धाबी के रेगिस्तान में
डेजर्ट साइक्लोन कर रही है, जहां तापमान 50 डिग्री के पार है, रेत के तूफान हैं। और गर्मी से हथियारों के जाम होने का खतरा भी रहता है वहाँ। हाँ, तो ये ट्रांजिशन कितना मुश्किल होता होगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सैन्य विज्ञान में इसे ऑपरेशनल अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। परिचालन अनुकूलनशीलता। हाँ, मतलब भविष्य के युद्ध ना किसी तय मौसम में नहीं लड़े जाएंगे, वो अप्रत्याशित होंगे। जब कोई सेना खुद को हर एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट करती है तो वो ये सुनिश्चित कर रही है कि उनका लॉजिस्टिक्स और फैसले लेने की क्षमता अचूक रहे। और शायद इसी ऑपरेशनल अडेप्टेबिलिटी के कारण दुनिया अब भारत को इतनी अहमियत दे रही है। 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस को ही देख लीजिए। हाँ, इस बार का रिपब्लिक डे बहुत खास था। इसकी थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दृश्य तब सामने आया जब मुख्य अतिथि के रूप में एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लायन आए। और कर्नल फ्रेडरिक के नेतृत्व में पूरे यूरोपियन यूनियन के दल ने राजपथ पर मार्च किया। ये कोई छोटी बात नहीं है, पूरे यूरोपियन ब्लॉक का भारत आना। बिल्कुल। और इसके साथ ही शांति काल का जो अशोक चक्र है वो शुभांशु शुक्ला को दिया गया। देखो, यूरोपियन यूनियन के पूरे दल का भारत में मार्च करना कूटनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब ये क्या दर्शाता है? ये वैश्विक शक्ति संतुलन में ना एक शिफ्टिंग ऑफ ग्रेविटी को दर्शाता है। यूरोप अब समझ चुका है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के लिए उन्हें भारत जैसे साझेदार की जरूरत है, जिसके पास सैन्य क्षमता भी हो और लोकतांत्रिक मूल्य भी। और ये साख सिर्फ सैन्य ताकत दिखाने से नहीं बनती। जब दुनिया पे कोई आपदा आती है तब हम क्या करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत क्रिटिकल हैं। हाँ, जैसे अब ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया। श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया गया। और वैश्विक स्तर पर भी काफी हलचल है। डेनमार्क का ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस चल रहा है। और यमन में एक भयानक चक्रवात आया है जिसका नाम दिवा है। हाँ, उसका सूचक 500 तक पहुंच गया था, है ना? एग्जैक्टली, सूचक 500 मतलब तबाही। जब सूचक 500 तक पहुंचता है तो वो एक चरम मौसम की घटना होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो जाता है और ऐसे वक्त में जो देश सबसे पहले मेडिकल सपोर्ट और रसद पहुंचाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा जाता है। तो भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन रहा है। हाँ, और ये हमारी हार्ड पावर यानी नौसेना और हमारी सॉफ्ट पावर यानी मानवीय संवेदनाओं का एकदम परफेक्ट तालमेल है। वाह, तो कूटनीति और सेना में तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब तकनीक की बात करते हैं। रेलवे में जो बदलाव आ रहे हैं वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लगते हैं। सच में बहुत तेजी से काम हो रहा है वहाँ। हावड़ा गुवाहाटी के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हो रही है। 2027 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आने वाली है। लेकिन सबसे दिलचस्प है हरियाणा में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण। ओह, ये हाइड्रोजन ट्रेन वाला परीक्षण तो भारतीय परिवहन के इतिहास में एक मील का पत्थर है। लेकिन एक सवाल है यहाँ। विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक बहुत ही महंगी है। इसके लिए पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हाँ, कॉस्ट टू एक बड़ा फैक्टर है। तो जब हमारे पास पहले से बिजली वाली ट्रेनें हैं तो इतने महंगे प्रोजेक्ट में पैसा क्यों डालना? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। ये सच है कि आज की तारीख में हाइड्रोजन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना महंगा है। लेकिन अगर हम भारत के 2070 के नेट जीरो लक्ष्य को देखें। अच्छा, कार्बन उत्सर्जन वाला लक्ष्य। एग्जैक्टली। तो उस लक्ष्य के हिसाब से ये निवेश कोई लग्जरी नहीं बल्कि मजबूरी है। हाइड्रोजन ईंधन सेल की खासियत पता है क्या है? क्या? ये रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनाता है और इसके एग्जॉस्ट से धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप निकलती है, कोई कार्बन नहीं। पानी की भाप मतलब ट्रेन पटरियों पे दौड़ेगी और पीछे धुआं नहीं, भाप उड़ेगी। हाँ, तो भविष्य के पर्यावरण के लिए ये शुरुआती भारी कीमत चुकाना एक बहुत ही छोटा सौदा है। पर्यावरण के लिए तो ये सच में बड़ी छलांग है। लेकिन एक और तकनीक है जो पूरी दुनिया को पलट रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओह, एआई तो हर जगह है अब। बिल्कुल। विशाखापट्टनम में सेंस अर्जुन नाम का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सामने आया है। तेलंगाना में यूएई के साथ मिलकर एक नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है। और सबसे बड़ी खबर, तमिलनाडु में देश का पहला सॉवरेन एआई पार्क बन रहा है। सॉवरेन एआई, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य की नींव है। मुझे इसी पर बात करनी थी। इंटरनेट को तो हमेशा से बॉर्डरलेस माना जाता है ना, कि कोई सीमाएं नहीं है। फिर हम एआई और डेटा के लिए ये दीवारें क्यों खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि डेटा अब सबसे कीमती चीज है। देखो, इसे समझाने के लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम्हारी एक बहुत ही पर्सनल डायरी है जिसमें तुम्हारे बैंक पासवर्ड्स हैं, घर का नक्शा है। अब वो डायरी तुम अपने घर के बजाय पड़ोसी के घर रख दो,
तो नींद आएगी क्या रात में? बिल्कुल नहीं, हमेशा डर रहेगा कि वो कभी भी पढ़ सकता है। बस देशों के डेटा के साथ भी ठीक ऐसा ही है। सॉवरेन एआई का मतलब है कि हमारे नागरिकों का डेटा हमारे सर्वर्स पर रहेगा और उस पर सिर्फ हमारे कानून लागू होंगे। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। एआई कोई जादू नहीं है, ये विशाल डेटा सेंटर्स पर चलता है। अगर हमारे देश का हेल्थ केयर डेटा या मिलिट्री डेटा विदेशी सर्वर्स पे प्रोसेस हो रहा है तो हम डिजिटल गुलाम हैं। सही बात है। सॉवरेन एआई इसी आज़ादी को पक्का करता है। और एआई का इम्पैक्ट आप इस बात से देखो कि इस बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसी इंसान को नहीं, एआई आर्किटेक्ट्स को मिला है। वाह, मतलब अब मशीनों को बनाने वाले लोग दुनिया चला रहे हैं। हालांकि पेटा इंडिया ने रवीना टंडन को सम्मानित किया है और टाइम की बेस्ट एथलीट एजा विल्सन बनी है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान एआई के पास जाना ये साफ करता है कि फ्यूचर एआई का है। लेकिन इस अंधी दौड़ में हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, वो बैलेंस जरूरी है। हाँ, पर्यावरण के मोर्चे पर भारत को 96वीं रामसर साइट सिल्ड झील मिल गई है। अच्छा, सिल्ड झील। हाँ, और तमिलनाडु अब 20 साइट्स के साथ लिस्ट में टॉप पर है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट का रिवीजन हुआ है और सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। ये रामसर साइट्स वाला पॉइंट ना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कौन सा सवाल? कि सरकारें इन पर इतना जोर क्यों दे रही हैं? अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये वेटलैंड्स हमारी पृथ्वी की किडनियों की तरह काम करते हैं। और किडनियां, मतलब ये तुलना कैसे काम करती है? देखो, जैसे इंसान की किडनी शरीर के खून से विषैले तत्वों को छानकर बाहर निकालती है, हाँ, ठीक वैसे ही ये रामसार साइट्स पर्यावरण के पानी को फिल्टर करती हैं, ये भूजल को रिचार्ज करती हैं और सबसे बड़ी बात, भारी बारिश में ये एक स्पंज की तरह काम करती हैं, सारा बाढ़ का पानी सोख लेती हैं। वाह, मतलब अगर ये किडनियां फेल हो गई तो हमारे शहर डूब जाएंगे। एग्जैक्टली, हर मॉनसून में तबाही मचेगी। हाँ, ये बहुत ही शानदार विजुअल है। जिस तरह पर्यावरण को बचाना जरूरी है, वैसे ही अपनी जड़ों को सहेजना भी। ओह, देश के अलग अलग हिस्सों से जनजातीय उत्सवों की खबरें हैं। हाँ, कल्चरल अपडेट्स भी बहुत सारे हैं। आंध्र प्रदेश की कोंडा रेड्डी जनजाति, हट्टी जनजाति का बोधो त्योहार, मणिपुर का शंघाई फेस्टिवल और असम का वागुम्बा नृत्य। हाँ, असम का वागुम्बा नृत्य। इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसकी एक मजेदार ट्रिक है। अच्छा, क्या ट्रिक है? जरा सोचिए कि असम के हरे भरे चाय के बागानों में लोग मजे से रुम्बा डांस कर रहे हैं। बगान में रुम्बा? हाँ, बागान में रुम्बा यानी वागो रुम्बा। ये तो सच में दिमाग में छप जाएगा, है ना? लेकिन अपनी संस्कृति का जश्न मनाने के साथ साथ हमें दुनिया के खतरों से भी सीखना होगा। जैसे इथियोपिया के माउंट हिलेगुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, बुल्गारिया ने यूरो मुद्रा अपना ली है, वो 21वां देश बन गया है, और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से पीछे हट गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर फ्रांस से आई। वो सोशल मीडिया बैन वाली। हाँ, उन्होंने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह बैन कर दिया है। फ्रांस का ये कदम ना डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ी दार्शनिक बहस शुरू कर चुका है। लेकिन क्या एक लोकतांत्रिक देश का बच्चों से फोन छीन लेना सरकारी दखलंदाजी नहीं है? ये दखलंदाजी लग सकती है, लेकिन आज दुनिया के बच्चे एक बहुत ही गंभीर डिजिटल एंग्जाइटी का शिकार है। सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम्स होते हैं ना, वो बच्चों के अविकसित दिमाग को स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। तो मतलब पेरेंट्स अकेले नहीं लड़ सकते इससे? बिल्कुल नहीं। ये बैन इस बात की स्वीकारोक्ति है कि तकनीक की लत बहुत खतरनाक हो चुकी है। फ्रांस का ये कदम दुनिया भर में डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत को रेखांकित करता है। मतलब कंपनियों के मुनाफे से ज्यादा बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। एग्जैक्टली। चलिए वैश्विक स्तर से वापस जमीन पर आते हैं। हमारे भारत के राज्यों में भी नीतियां बहुत तेजी से असर दिखा रही हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिल गया है। वाह। और साथ ही राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है। हरियाणा ने अपने 23वें जिले के रूप में हांसी का गठन किया है। झारखंड ने आदिवासियों के लिए पेसा अधिनियम 1996 लागू किया है। ये बहुत जरूरी कदम था झारखंड का। और गोंडा में पार्वती अर्गा को इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। एन राजम को पद्म विभूषण मिला है और नाजरी पोशाक तथा बिगुल को भी जीआई टैग मिला है। देखो, ये सारे स्टेट अपडेट्स ना एक गहरे पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। वो क्या? जब पन्ना नक्सलवाद से मुक्त होता है और वहां के हीरे को जीआई टैग मिलता है, तो ये बताता है कि आंतरिक सुरक्षा से सीधे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। सही बात है। और झारखंड में पेसा अधिनियम का लागू होना,
ये पक्का करता है कि ग्राम सभाओं को उनके जल, जंगल और जमीन पर कानूनी अधिकार मिले। मतलब नीतियां ऊपर से थोपी ना जाए, बल्कि जमीन से जुड़कर बने। और इसी विकास को गति देने के लिए मेले और सम्मेलन भी हो रहे हैं। तेलंगाना में विंग्स इंडिया हुआ, गुंटूर में राष्ट्रीय सरस मेला और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में कतर गेस्ट ऑफ ऑनर था। और कोलकाता वाले में शायद अर्जेंटीना फोकस में था। एग्जैक्टली, कोलकाता में अर्जेंटीना फोकस देश था। ये आयोजन सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट पावर के उपकरण हैं, जहां सांस्कृतिक और व्यापारिक समझौते होते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम खेल जगत की तरफ देखें तो वहां एनर्जी एकदम अलग लेवल पर है। विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ने जीत लिए, रोहित शर्मा नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भारत को IRN वैष्णव के रूप में अपना 92वां ग्रैंड मास्टर मिल गया है और खेलो इंडिया बीच गेम्स में कर्नाटक नंबर 1 रहा है। खेल की दुनिया में काफी कुछ हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर ने सबको हैरान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में अचानक ये फैसला हुआ कि बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर थी। तो मतलब इसका असल मतलब क्या है? कोई भी संघ रातों रात पूरे देश को बाहर कैसे कर सकता है? बाहर से देखने पर ये रातों रात लगता है, लेकिन स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कुछ भी अचानक नहीं होता। इसके पीछे महीनों की लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे क्या? जैसे कड़े सुरक्षा मानक, ब्रॉडकास्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, होटलों की व्यवस्था और सबसे जटिल वीजा क्लियरेंस। जब कोई देश इन मानकों पर खरा नहीं उतरता तो बैकअप प्लान एक्टिवेट होता है। स्कॉटलैंड का आना उसी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का हिस्सा है। वाह, तो साफ है कि चाहे खेल हो, कूटनीति हो या तकनीक, सतह के नीचे बहुत गहरी प्रक्रियाएं चल रही हैं। और आज हमने राजभवन के नाम बदलने से लेकर AI और फ्रांस के डिजिटल डिटॉक्स तक एक बहुत ही शानदार डिजिटल मैप देखा है। हाँ, और ये साफ है कि डेटा और जमीनी हकीकत का तालमेल ही भविष्य तय करेगा। इसी भविष्य की बात करते हुए मैं एक आखिरी विचार आपके सामने रखना चाहता हूं, जो 2026 की जनगणना से जुड़ा है। इस बार की जनगणना बहुत अहम है। बिल्कुल। इस बार का फोकस ग्रह सूचीकरण और आवास गणना पर है। इसके साथ ही सावित्रीबाई फूले जयंती 3 जनवरी, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी, वाजपेयी जयंती 25 दिसंबर और DRDO का 68वां स्थापना दिवस 1 जनवरी, ये सब भी अहम डेटा पॉइंट्स हैं। और वो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर भी तो है, रेसबैड। हाँ, रेसबैड। लेकिन वापस जनगणना पर आते हैं। जरा सोचिए, जब सरकार के पास देश के एक एक घर की वास्तविक स्थिति का सटीक डेटा होगा तो क्या होगा? ये तो नीतियों को पूरी तरह बदल देगा। एग्जैक्टली। जब पता चलेगा कि किन घरों में साफ पानी नहीं है, कहाँ इंटरनेट नहीं है, तो नीतियां सिर्फ अनुमानों पर नहीं बनेंगी। सीमेंट उद्योग से लेकर सरकारी योजनाओं की डिलीवरी तक सब कुछ इसी डेटा पर निर्भर करेगा। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये भविष्य के भारत का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। जब जमीनी हकीकत पता होगी तभी असल विकास होगा। सही कहा। और इन्हीं विचारों के साथ हम आज के इस एनालिसिस को यहीं रोकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में।